एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कुंडली का जो फलादेश का कैसा करना चाहिए, उसके किस तरह के नियम शास्त्रों के अनुसार बताए गए, उसके बारे में बात करें। कुंडली के फलादेश के मुख्य नियमों में लग्नेश जो प्रथम भाव का स्वामी की मजबूती, केंद्र, पहला, चौथा, सातवां, दसवां और त्रिकोण भाव जो रहते हैं 159 भावों का विश्लेषण, ग्रहों की उच्च नीच स्थिति, उच्च અને शुभ, नीच અને अशुभ और महादशा अंतरदशा का अध्ययन शामिल होता है। 6, 8, 12 भावों के जो स्वामी प्राय अशुभ फल देते हैं, जबकि तीसरे, छठे और 11 भाव के जो स्वामी होते हैं वो पाप ग्रह होने के पर वृद्धि करते हैं। कुंडली जो फलादेश के प्रमुख नियम है उसके बारे में हम आप बात करेंगे। लग्नेश का क्या महत्व होता है? लग्नेश माने लग्न का जो स्वामी है, अगर वो केंद्र में है, त्रिकोण में है और शुभ प्रभाव में है तो जातक भाग्यशाली और स्वस्थ होता है। ग्रहों की स्थिति के बारे में हम बात करें तो उच्च के ग्रह जैसे वृषभ में चंद्रमा विशेष शुभ फल देते हैं, जबकि नीच ग्रह जैसे वृश्चिक में चंद्रमा अशुभ फल देते हैं। भावों के स्वामी जो रहते हैं, जैसे केंद्र के स्वामी अगर पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में होंगे तो यदि शुभ ग्रह होंगे तो शुभ फल नहीं देते, लेकिन अशुभ ग्रह हो जाते हैं तो अशुभ हो जाते हैं। और त्रिकोण भाव जो है, पांचवा, नौवा भाव जो है, इनके जो स्वामी हमेशा ही शुभ फल देते हैं। अशुभ भाव के बारे में बात करें तो 6, 8, 12वें भाव के जो स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। राजयोग और केंद्र के बारे में बात करेंगे। त्रिकोण संबंधों के बारे में बात करें तो लग्नेश और भाग्येश 90वें भाव का जो स्वामी है, इनकी अगर युति होती है, लग्नेश और भाग्य की युति अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, त्रिकोण के स्वामियों के संबंध बनाते हो तो उत्तम राजयोग बनाते हैं। वक्री ग्रहों के बारे में जो कहा गया, यदि पाप ग्रह वक्री हैं तो अत्यंत अशुभ परिणाम दे सकते हैं। नवांश कुंडली की बात करें तो D9 की भूमिका की बात करें तो कुंडली की वास्तविक शक्ति जानने के लिए हमें D9 चार्ट का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि यदि D1 में उच्च का है और D9 में अगर नीच का हो जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। सॉरी, बात करेंगे गोचर और दशा के बारे में। कुंडली का फलादेश जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति, दशा और वर्तमान ग्रहों की स्थिति, गोचर के जो संयोजन होता है उससे किया जाता है। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए सटीक जन्म तिथि, समय और स्थान का होना अति आवश्यक है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रश्न आया कि कुंडली का फलादेश के क्या सूत्र हैं। कुंडली के फलादेश के क्या सूत्र हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है कि कुंडली का फलादेश के मुख्य सूत्र लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। जो केंद्र भाव होते हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां और जो त्रिकोण भाव रहते हैं, पहला, पांचवा, नौवा भाव, ये शुभ माने जाते हैं, जबकि छठा भाव, 8वां, 12 भाव अशुभ होते हैं। यदि भावाधिपति स्वामी स्वराशि के उच्च या मित्र राशि में हो तो शुभ फल देते हैं। महादशा अंतरदशा के बारे में बात करें तो ग्रहों की युति और दृष्टि भी फल निर्धारण में निर्णायक होती है। कुंडली के जो फलादेश के मुख्य सूत्र हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लग्न और लग्नेश के बारे में बात करें तो कुंडली में सबसे पहले लग्न जो फर्स्ट हाउस होता है वो जो लग्न होता है और लग्नेश जो लग्न का स्वामी होता है, इनकी स्थिति को देखा जाता है। यदि लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बलवान होके बैठते हैं तो जातक का स्वास्थ्य और जीवन सुखी रहता है। शुभ और अशुभ भाव के बारे में बात करें तो केंद्र का जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव है और त्रिकोण जो भाव है 1, 5, 9 सबसे शुभ स्थान है। केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो ये राजयोग का कारक होता है। त्रिक भावों के बारे में बात करें तो तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां, 12,
छठा रोग का, आठवां मृत्यु या बाधा का, और 12वां भाव जो है हानि का, खर्च का है। ये भाव अशुभ माने जाते हैं। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो उच्च सौराशि ग्रह अपने उच्च या सौराशि होने पर शुभ फल देते हैं। नीच शत्रु राशि या शत्रु राशि में ग्रह जो रहते हैं अशुभ फल दे सकता है। वक्री ग्रह के बारे में बात करें तो वक्री ग्रह होने पर ग्रह अधिक बलवान हो जाता है। भाव का जो कारक है से हर भाव का एक प्राकृतिक कारक होता है, जैसे कि सूर्य पिता के लिए, मंगल भाई के लिए, गुरु संतान और भाग्य के लिए, जिसे देखना बहुत ही आवश्यक होता है। ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात करें तो सभी ग्रह सातवीं दृष्टि रखते हैं और सातवीं दृष्टि से वो देखते हैं। गुरु की जो रहती है पांचवी, सातवीं, नवीं दृष्टि होती है। मंगल की चौथी और सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है। और शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। दशा और गोचर के बारे में बात करें तो दशा और गोचर फलित मुख्य रूप से महादशा, जिसे विषंत्री महादशा के बारे में बात करें तो इनके अनुसार ही हमको फल मिलता है। जिस गोचर ट्रांजिट के गोचर में ट्रांजिट के ग्रहों पर अगर द्वारा पुष्ट किया जाता है। नवांश कुंडली की बात करें तो D9 चार्ट ग्रहों की वास्तविक ताकत बनाने के लिए नवांश कुंडली D9 को देखनी चाहिए। यदि ग्रह जन्म कुंडली में D1 में उच्च का हो लेकिन D9 में नीच का हो तो फल में कमी आती है। जो और भी सूत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामियों के बीच अगर संबंध युति के द्वारा या दृष्टि पे होने पर वे राजयोग के फल देते हैं। पाप ग्रह जो है तीसरे भाव, छठे, 11 भावों में पाप ग्रह शुभ फल देते हैं। अष्टक वर्ग के बारे में बात करें तो ग्रह को अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु मिलने पर उसका फल सकारात्मक होता है। फलादेश के लिए हमेशा शास्त्रीय ग्रंथों में जैसे व्रत पाराशर होरा शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। अब एक प्रश्न आया है कि ज्योतिष के चमत्कारिक सूत्र क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष के जो चमत्कारिक सूत्र हैं कुंडली के विश्लेषण को सटीक बनाते हैं, जैसे कि लग्न और चंद्रमा के बलवान होने पर लंबी आयु, और केंद्र जो रहता है 1, 4, 7, 10 में शुभ ग्रहों का होना जीवन को सुख समृद्धि लाता है। कुंडली में जो तीसरा भाव, छठा और 11 भाव में अगर पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु अच्छा फल देते हैं, जबकि 8वें भाव का स्वामी जहाँ बैठता है उसे कमजोर करता है। ज्योतिष के कुछ अचूक और चमत्कारिक सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जैसे आय वर्धी सूत्र के बारे में हम चर्चा करें तो यदि लग्न, चंद्रमा या दोनों बलवान हो और शुभ ग्रहों से भ्रष्ट हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। लग्न में अगर बृहस्पति या शनि का 8वें भाव से संबंध भी लंबे आयु का संकेत देता है। राजयोग सूत्र जो हैं उनके बारे में चर्चा करें तो केंद्र जो रहता है 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण है 1, 5, 9 भाव के जो स्वामी का आपस में संबंध अगर युति से बनता है या दृष्टि से बनता है तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। धन और समृद्धि की अगर बात करें तो शुक्र अगर आपके 12वें भाव में हो तो जातक को अत्यंत धनी और प्रसिद्ध बनाता है, क्योंकि यह भोग का स्थान होता है। शुभ और अशुभ फल के बारे में बात करेंगे तो सौम्य ग्रह जैसे गुरु, शुक्र अगर केंद्र में होकर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह शनि और मंगल केंद्र में बलवान होकर शुभ फल देते हैं। विशेष स्थान के बारे में बात करें तो 10वें भाव में जो सूर्य और मंगल स्वतः ही बलवान हो जाते हैं। अष्टम भाव के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जैसे सूर्य और चंद्र को छोड़कर आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है।
विवाह संबंधी बात करें तो सप्तम भाव में अगर मंगल हो और शनि की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन जो रहता है वो परेशानियों में आ सकता है। उपाय के जो सूत्र हैं उसमें बात करें तो राहु में केतु के अंतर्दशा को कष्टदायक माना जाता है, जिसके लिए उपाय आवश्यक हो जाते हैं। इन सूत्रों का उपयोग जातक की समग्र कुंडली के विश्लेषण के बाद ही सटीक परिणाम देता है। अभी एक प्रश्न जो बनता है कि ज्योतिष का मूल सिद्धांत भाव क्या होता है? तो ज्योतिष का मूल सिद्धांत का भाव का शुभ और अशुभ फल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष में जो 12 भाव रहते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं के सूचक हैं, जो शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि से फल देते हैं। केंद्र की बात करें तो पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव जो है और त्रिकोण पहला, पांचवा, 9वां भाव आमतौर पर शुभ, सुख और समृद्धि, और जो दूसरे स्थान है 6, 8, 12 का अशुभ फल जैसे रोग, कष्ट, हानि माने जाते हैं। शुभ ग्रहों की उपस्थिति दृष्टि से भाव से शुभ और पाप ग्रहों के अशुभ फल मिलता है। भावों का शुभ और अशुभ फल मूल सिद्धांत जो है वो ये है कि केंद्र भाव जो रहता है पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव, इससे विष्णु स्थान कहा जाता है। यहाँ शुभ ग्रह होने से व्यक्ति को स्वास्थ्य सुख और वैवाहिक सुख और करियर में सफलता मिलती है। त्रिकोण भाव जो रहते हैं पहला, पांचवा, 9वां भाव, इन्हें लक्ष्मी स्थान माना जाता है, जो भाग्य और संतान और विद्या के लिए उत्तम स्थिति रहती है। अशुभ जो त्रिक भाव है, छठा भाव, 8वां, 12वां भाव, छठा भाव और जो कि रोग का है, शत्रु का है, कर्ज का है, यहाँ पापी ग्रह शनि और राहु अच्छा फल देते हैं क्योंकि वो शत्रुओं का नाश करते हैं। 8वां भाव जो रहता है वो मृत्यु, दुर्घटना, अचानक हानि और दीर्घकालीन रोगों का सूचक होता है। यह सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। आज जो जो हमने चर्चा की है कि किस तरह से आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और उसमें किस तरह से जो प्रश्न बने थे उनके हमने जवाब देने का प्रयत्न किया है। तो आप भी इसकी जो जानकारी है अपनी कुंडली में लगा के देखेंगे और आप चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन कोई अच्छा ज्योतिषी करे तो अपने कुंडली का जरूर अपने योग ज्योतिषी की दिशा की जो बातें हमने बताई उसके के द्वारा मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध इसी प्रकार के वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ सब इसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक और शेयर किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।